हेलो बच्चों मैं आपकी रजनी में सोशियोलॉजी में बच्चों हमारा चैप्टर जो सेकंड चल रहा था, ठीक है, जिसमें अब तक हमने पढ़ा था ग्रामीण समुदाय के लक्षण और नगरीय समुदाय के लक्षण और ग्रामीण और नगरीय समुदाय में विभिन्नताएं या आप कह सकते हैं इनमें अंतर। आज हमारा टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र, ठीक है, अथवा विस्तृत जगत के संदर्भ में गांव। यानी जो ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र है वो किस प्रकार के हैं या किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता है इनमें आपस में, अथवा विस्तृत जगत के संदर्भ में गांव, यानी कि जो हमारा पूरा विस्तृत संसार है उसके संदर्भ में गांव जो है क्या स्थान रखता है, गांव की क्या पोजीशन है गांव की, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने डिटेल में लिख दिया है पूरा आपका, ठीक है, डिटेल में लिख दिया है ताकि आप इजीली समझ सके, ठीक है। गांव का विस्तृत जगत में क्या स्थान है अथवा क्या वह विस्तृत जगत से अलग है, यानी कि गांव का पूरे संसार में हम क्या स्थान देखते हैं गांवों का और पूरे विस्तृत जगत से संबंधित है गांव या उनसे अलग है। यह एक ऐसा प्रश्न है, ठीक है, जिसका उत्तर देना निश्चित रूप से कठिन है, कि इसका आंसर देना बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि विद्वानों में भी मतभेद रही है और जो है इसके बारे में कुछ विद्वानों ने तो सहमति प्रदान की है और कुछ इसकी इस तथ्य के विपक्ष में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विद्वानों में इसके बारे में सहमति नहीं है। स्वदेशी एवं विदेशी समाजशास्त्रियों में यह एक चर्चा का विषय रहा है, ठीक है, यानी लगातार इस विषय पर इस टॉपिक पर जो है चर्चा होती रही है, सोशियोलॉजिस्ट जो रहे हैं उनमें, कि क्या सामाजिक अनुसंधान, क्या सोशल रिसर्च में जब सोशल रिसर्च की जाती है तो उनमें गांव अपने आप में एक पृथक एवं आत्मनिर्भर इकाई है। पृथक यानी गांव को यदि हम विस्तृत जगत से अलग कर देते हैं या अलग रख कर देखते हैं तो क्या गांव पृथक इकाई है, सेल्फ डिपेंडेंट है गांव, ठीक है, परंतु इसका स्पष्ट उत्तर आज तक हमें नहीं मिल पाया है, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि विद्वानों में भी इसके पक्ष और विपक्ष रहे हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे रॉबर्ट फील्ड विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि गांव को विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि गांव को विस्तृत जगत से पूरे संसार से अलग किया जा सकता है, ठीक है, तथा यह अध्ययन की एक आत्मनिर्भर इकाई हो सकता है। यानी यदि हम इसे सोशल स्टडी के हिसाब से देखें या इस पे जो है रिसर्च करें, सोशल रिसर्च, तो ये स्वयं में जो है सेल्फ डिपेंडेंट इकाई है, सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट है, हो सकता है किसके लिए? रिसर्च के लिए। किनका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है, ठीक है। जब भी कुछ विद्वान जैसे डी.एन. मजूमदार, ठीक है, ने इसके विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, ठीक है, किसके विपरीत? जो दृष्टिकोण रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रस्तुत किया है उसके विपरीत डी.एन. मजूमदार कहते हैं, क्या कहते हैं कि गांव को विस्तृत जगत से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी गांव को हम विस्तृत जगत से, पूरे जगत से पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों दृष्टिकोणों की विस्तृत विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है, ठीक है, यानी कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड तो मानते हैं कि गांव को विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है, ठीक है, गांव विस्तृत जगत से अलग रह करके या उसको अलग करके स्टडी के लिए भी एक यूनिट बन सकता है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, जबकि डी.एन. मजूमदार के अनुसार गांव को विस्तृत जगत से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब लेते हैं इन दोनों दृष्टिकोणों के जो विस्तृत विवेचना की गई है, किस प्रकार की गई है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। इस विवेचना को सबसे पहले आता है गांव विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर है,
विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गांव विस्तृत जगत के से पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है, या किया जा सकता गांव। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी पॉइंट के बारे में कि गांव विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर है। कैसे आत्मनिर्भर है, देख लीजिए। गांव के विस्तृत जगत के संदर्भ में संबंधों के बारे में दिया गया प्रथम दृष्टिकोण यानी कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था कि गांव को विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है, कि जो है अलग किया जा सकता है। उसके बाद भी जो गांव के में रहने वाले लोग हैं वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रथम दृष्टिकोण गांव को जो दिया गया है ये वाला, तो इसके अनुसार गांव को आत्मनिर्भर मानता है। कौन सा दृष्टिकोण? रॉबर्ट रेडफील्ड का। तथा इस बात पर बल देता है कि यह अध्ययन की एक क्रियात्मक इकाई है, यानी एक क्रियात्मक इकाई यानी जो एक्टिविटी करते हैं हम समाज में, उनके ऊपर अगर रिसर्च की जाए उस चीज की अलग से एक यूनिट है क्या? गांव, ठीक है। जबकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव को लघु समुदाय कहा है, ठीक है, इन्होंने कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। ये प्रथम दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। इनके अनुसार गांव लघु समुदाय है तथा इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि गांव को विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है और इसीलिए विशेषताएं प्रस्तुत की है इन्होंने 4। सबसे पहले आता है विशिष्टता, दूसरा है लघुता, तीसरा सजातीयता अथवा एकरूपता, फोर्थ है आत्मनिर्भरता, ठीक है। इनके अनुसार जो है गांव में अलग से विशिष्टता होती है कि गांव विस्तृत जगत से अलग रह करके भी जीवन यापन कर सकते हैं गांव के लोग, या जो है अलग पहचान बना सकते हैं। दूसरा लघुता, गांव का जो विस्तृत रूप संसार में रूप है वो लघु है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ठीक है। थर्ड आता है सजातीयता, क्योंकि गांव में सजातीयता की भावना होती है, यानी एक दूसरे का जो है एक तरह से हेल्प करना, ठीक है। तथा एकरूपता, ठीक है, इससे भी गांव में जो है एक अलग यूनिट होने की पहचान प्राप्त होती है। लास्ट है आत्मनिर्भरता, गांव अपने आप में गांव जो है आत्मनिर्भर है, ठीक है, वो विस्तृत जगत से पृथक होकर के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी जो क्रियाएं सुचारू रूप से चला सकते हैं। इन विशेषताओं से ही स्पष्ट हो जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड गांव को आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गांव जो है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है तथा इस मत का समर्थन करते हैं वो कि गांव को पृथक इकाई मानकर के अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे गांव है उनको अगर अलग रखते हैं तो उनकी स्टडी की जा सकती है और उनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। और बच्चों जो भारतीय विद्वान हुए हैं हमारे, उनमें प्रोफेसर जो एस.सी. दुबे हैं तथा प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन का नाम इस दृष्टिकोण के संबंध में उल्लेखनीय है। क्यों उल्लेखनीय है? क्योंकि इनका कहना है कि इनका प्रोफेसर एस.सी. दुबे का क्या कहना है इनका कि गांव मानवीय एवं स्थायी पारंपरिक संबंधों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से एकीकृत समुदाय है, ठीक है। यानी कि जो गांव देखते हैं तो गांव मान्य रूप से एवं स्थायी पारंपरिक संबंधों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कारात्मक, संस्कार जो बोलते हैं वर्ड की दृष्टि से एकीकृत समुदाय है, एक अलग समुदाय है और जिसमें जजमानी व्यवस्था, जो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामीण समुदाय के लक्षणों में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। तो जो जजमानी व्यवस्था है इसकी एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम गाँव को ही अब गाँव के विषय में पढ़ रहे हैं कि गांव को तो जो विस्तृत जगह है उससे पृथक किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो जो जजमानी व्यवस्था पढ़ी थी आपने
वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका प्रतीक माना गया है सबसे बड़ा। जबकि एम.एन. श्रीनिवासन जो विद्वान है, उनका कहना है कि गांव में कुछ अवसरों पर जो कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि गांव में एक पूर्ण इकाई देखने को मिल सकती है आपको, एक पूर्ण इकाई के दर्शन हमको होते हैं। तो कौन कौन से अवसर हैं ऐसे? जैसे अकाल, जब अकाल पड़ जाता है, बाढ़ या बाढ़ आ जाती है, सूखा, जब सूखा पड़ जाता है, महामारी अथवा कोई महामारी आ जाती है, या आग लग जाने पर। ठीक है, यानी कि जब आग लग जाती है तो गांव, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, गांव इकट्ठे हो जाते हैं। पर या फिर हम देखते हैं कि धार्मिक उत्सव जो मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, या किसी विशेष देवता की पूजा करना। ठीक है, या संघर्ष होना, संघर्ष होने यानी जब आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं जाति के आधार पर, गुट के आधार पर, या किसी भी बात के आधार पर जो लड़ाई झगड़े संघर्ष होते हैं गांव में आपस में, तो आप देखोगे कि वहां पर हम जो लोग हैं गांव के, वो उनका एकीकृत स्वरूप देखने को मिलता है। या और हम कह सकते हैं कि किस जगह पर हमें इनका जो है एक रूप दिखाई देता है गाँव का, या इनमें गाँव में जो एकता के दर्शन कहाँ होते हैं? जैसे कि जब सरकार जो है द्वारा ऐसे आदेश पारित होने पर, या आदेश कर देती है सरकार इस तरह के पारित जिनमें से जो है ग्रामवासी सहमत न हो, यानी उनकी सहमति न हो जिन कार्य को, जिन आदेशों को, तो तब भी हमें गांव में एकता के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्होंने भी ग्रामीण समुदाय की भौतिक एवं सकारात्मक एकता पर बल दिया। किन्होंने? प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या कहा है कि जो फिजिकल यानी कि भौतिक स्वरूप है गांव का, एवं जो सकारात्मक एकता है, जो पॉजिटिव जो यूनिटी हो जाती है, पर उस पर बल दिया है कि ये सब चीजें गांव में होती है। इनका विचार है कि गांव आज भी अधिकांश से आत्मनिर्भर है। ठीक है, और इनका विचार भी है कि गांव सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्हें जो है विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसकी पुष्टि हम निम्न तथ्यों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने 5 पॉइंट डाले हैं यहाँ पर, इनके द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि गाँव को जो है गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। सबसे पहले आता है गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। इकोनॉमिकल पावर जो होती है, या इकोनॉमिकल दृष्टि जो होती है, उससे जो है गांव आत्मनिर्भर है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि गांवों में किसी प्रकार की कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव जो कृषि आधारित जीवन व्यतीत करते हैं गांव के लोग। ठीक है, और जो है पूरा परिवार संयुक्त रूप में एक साथ रहता है, और इसीलिए सभी खेती में लगे रहते हैं। ठीक है, कृषि व्यवसाय के ही वजह से जो संयुक्त परिवार का जो विस्तार होता चला जाता है आगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है, क्योंकि ग्रामवासियों की अधिकांश आवश्यकताएं गांव में ही पूरी होती रही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि जो गांववासी हैं अधिकांश उनकी जो नीडेड है, आप कह सकते हैं बेसिक नीडेड वगैरह, या आवश्यक आवश्यकताएं, ठीक है, वो सब गांव में ही पूरी होती रही है, इसलिए गांव आत्मनिर्भर कहे जा सकते हैं। सेकंड है हमारा गांव धार्मिक दृष्टि से एक रहा है, यानी धर्म की दृष्टि से, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो एक ही प्रकार के धर्म को अधिकांश से मानने वाले होते हैं, क्योंकि गांव के जो देवता है, आप देखोगे कि देवता या जिन्हें वो अपना रक्षक मानते हैं और जिनकी पूजा करते हैं, तो वो सामूहिक रूप से पूजा की जाती है उनकी, अलग अलग पूजा नहीं करते वो लोग, सामूहिक रूप से, यानी एक ग्रुप में, एक समूह में वो पूजा करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा गांव सांस्कृतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है। जो कल्चरल दृष्टिकोण है गांव का, उसके अनुसार भी गांव सेल्फ डिपेंडेंट है एवं पूर्ण रहे हैं, यानी अपने आप में एक पूर्ण यूनिट कह सकते हैं, पूरी यूनिट जो जिसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि वृत्त होता है बहुत बड़ा क्षेत्र,
या महान। ठीक है, परंपराओं का पालन सभी ग्रामवासी करते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि गांव में जो आज भी जो रीतियां चली आ रही थी, परंपराएं रूढ़ियां चली आ रही थी और प्रथाएं चली आ रही थी, जो मैंने आपको लक्षणों में बताया था गांव के, कि कुछ ऐसी परंपराएं प्रथाएं जैसे विधवा विवाह प्रथा मैंने बताई थी, या विवाह के जो अन्य प्रथाएं हैं जो आज जिनका निषेध भी हो चुका है। ठीक है, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आज निषेध हो चुकी हैं, तब भी हम गाँव में उन चीजों को देख सकते हैं मनाते हुए ग्रामवासियों द्वारा। ठीक है, फोर्थ है भौगोलिक दृष्टि से गांव पूर्ण एवं पृथक रहा है। भौगोलिक दृष्टि से यानी कि जो भौगोलिक आकार है गांवों का, उसके अनुसार भी गांव अपने आप में पूर्ण रहे हैं और अलग रहे हैं, पृथक रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गांव की निश्चित सीमाएं होती हैं। आप देखते हैं कि जो अगर हम देखते हैं तो यदि किसी गांव का स्वरूप देखेंगे हम, उसके आकार देखेंगे, तो उसकी भी एक निश्चित सीमाएं होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये गांव है। ठीक है, आगे आता है लास्ट पॉइंट हमारा, राजनीतिक दृष्टि से भी गांव पूर्ण कहा जा सकता है। यानी अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके द्वारा भी गांव को हम कंप्लीट कह सकते हैं अपने आप में, क्योंकि प्रारंभ से ही गांव पंचायत द्वारा, यानी जो गांव पंचायत होती थी उनके द्वारा गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों के निपटारे का उल्लेख मिलता है। यानी आज भी आप देखते होंगे कि जो गांव के मुखिया होते हैं, पंचायत होती है, गांव के प्रमुख बड़े लोग जो होते हैं, वो उन्हें कहीं बाहर गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपनी लड़ाई झगड़ों के निपटारा करने के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही समझाया गया है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गांव पूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ से भी हम देखते आ रहे हैं कि गांव में यदि कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो, या कोई मतभेद हो जाते हैं आपस में, तो उन चीजों का निपटारा गांव में ही कर लिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव विस्तृत जगत के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, और बच्चों ये पॉइंट आपको सब समझ में आ रहे होंगे, ये आपको नोट डाउन करने हैं नोटबुक में। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसी का ब पॉइंट, गांव को विस्तृत जगत से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि गांव को जो हमारा विस्तृत जगत है, विस्तृत संसार है, उससे अलग रह करके गांव को नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।